हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में। इस फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, पहले हम लोग वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, देखिए। हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, व्हाई फ्यूचर ट्रेडिंग इज रिक्वायर्ड, क्यों जरूरत पड़ी हम लोगों को फ्यूचर ट्रेडिंग की। और इसको समझेंगे हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू। जो हम लोग स्टॉक मार्केट को नहीं कंसिडर करेंगे, हम लोग एक सिंपल फ्यूचर ट्रेड को समझेंगे कि फ्यूचर ट्रेड इससे पहले कहाँ होती थी और उसके क्या यूजेस थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे फ्यूचर ट्रेड के अंदर, फ्यूचर्स ऑप्शंस के अंदर लॉट साइज क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में नियर, नेक्स्ट और फार कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो समझेंगे। उसके बाद मार्जिन कितना लगता है, लिवरेज क्या होता है, ये हम लोग देखेंगे। और इसका जो मेन एप्लीकेशन है, जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को बनाने का कारण है, वो पोर्टफोलियो हेज करने का है। तो आप कैसे डेरिवेटिव फ्यूचर्स को शॉर्ट करके अपनी इक्विटी पोजीशन को हेज कर सकते हैं, वो हम लोग देखेंगे। और इसमें क्या रिस्क एसोसिएटेड है कि अगर आप सिंपल फ्यूचर ट्रेड करते हैं विदाउट एनी इक्विटी के, अगर आप कोई फ्यूचर ट्रेड करते हैं तो उसके साथ क्या रिस्क जुड़ सकती है आपकी, वो हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग अभी ऑप्शंस को यहाँ पर डिस्कस बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। हम लोग उस चीज को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम भी फोकस कर रहे हैं फ्यूचर्स के ऊपर। इंट्रोडक्शन देखते हैं कि फ्यूचर्स और ऑप्शन का इंट्रोडक्शन क्या है, और फिर वन बाय वन हम लोग वन इन टॉपिक को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में। और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को हम लोग डेरिवेटिव मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं। तो ये वर्ड जो होता है डेरिवेटिव, सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? देखिए, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का अपने आप में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ये डिराइव हुए हैं अंडरलाइन एसेट से। अंडरलाइन एसेट्स का क्या मतलब होता है, पहले हम लोग वो देख लेते हैं। देखिए, अगर मैं ऐसा कहूं आपसे एग्जांपल के लिए कि ये मिल्क है, और मिल्क से बहुत सारी चीजें बनती है, जैसे कि पनीर बनता है, जैसे कि आपका घी बनता है, मिठाई बनती है। तो ये सारे जितने भी प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं, ये डिराइव हुए हैं किससे? मिल्क से। तो मिल्क यहाँ पर जो होगा वो होगा अंडरलाइन एसेट्स। और ये जो है, ये डेरिवेटिव्स हो गए इसके। किसके हो गए? मिल्क के डेरिवेटिव्स हो गए। अगर मिल्क नहीं होगा तो इसके डेरिवेटिव्स का होना तो पॉसिबल होगा भी नहीं यहाँ पर। तो स्टॉक मार्केट के अंदर हमारे पास अंडरलाइन एसेट्स क्या है? यहाँ पर हमारे पास मिल्क था, यहाँ पर हमारे पास जो अंडरलाइन एसेट है वो है कंपनीज के शेयर्स। कंपनी के शेयर अगर नहीं होंगे तो अंडरलाइन और डेरिवेटिव्स की हमको जरूरत ही नहीं है। तो अभी आपको पता लगा कि अंडरलाइन होता क्या है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसका शेयर की प्राइस है 305। तो इसका डिराइव करेंगे यहां से हम लोग, इसका फ्यूचर, एसबीआई का फ्यूचर, ये इसका एक डेरिवेटिव हो गया। ठीक है। तो आपको समझ में आया पहले कि अंडरलाइन एसेट किसको बोलते हैं और डेरिवेटिव्स किसको बोलते हैं। 80% से ज्यादा ट्रेडर जो हैं वो कंफर्टेबली फील करते हैं अपने आप को फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करने में। अगर आप वॉल्यूम भी देखेंगे स्टॉक मार्केट के अंदर कितना वॉल्यूम पर डे ट्रेड होता है, तो 80% ज्यादा वॉल्यूम आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर मिल जाएगा। इवन आजकल तो हम लोग जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के डेटा को एनालिसिस करते हैं, और उससे हम लोग जो अंडरलाइन प्राइस कैसे मूव करेगी दिन भर, उसको हम लोग एनालाइज करते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के डेटा को देखने के बाद। वो हम लोग आने वाले वीडियोस के अंदर जरूर डिस्कस करेंगे। तो आगे हम लोग अब देखते हैं व्हाई फ्यूचर ट्रेडिंग इज रिक्वायर्ड, और फ्यूचर ट्रेड को समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। हम लोगों को फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की जरूरत क्यों पड़ी, ये रिक्वायर्ड क्यों है हम लोगों के लिए, पहले हम लोग इस एग्जांपल को थोड़ा समझते हैं। इस एग्जांपल को समझने के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी स्टॉक मार्केट के अंदर। देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल में मैंने बताया हुआ है कि एक फार्मर है, ये प्रोड्यूस करते हैं ओनियंस, यानी कि प्याज ये प्रोड्यूस करते हैं। और आपको जैसा पता है कि जो प्याज की प्राइस है वो कंटिन्यूस बेसिस पे चेंज होती रहती है। कभी कभी तो ये 1 रुपीज केजी में सेल होता है, और कभी कभी ये 100 रुपीज केजी में सेल होता है। ये हम लोग फेस कर चुके हैं मार्केट के अंदर, आप भी जानते हैं इसको। तो सोचिए कि जो फार्मर इसको प्रोड्यूस कर रहा है, उसके दिमाग में कितना कंफ्यूजन होता होगा प्राइस को लेके, कि जो मैं एक्सपेंस कर रहा हूँ 1 केजी को प्रोड्यूस करने में, लेट से इसका ऐसा कि इसका 15 रुपीज का एक्सपेंस आता है पर केजी को प्रोड्यूस करने के लिए। तो अगर ये 1 केजी प्रोड्यूस करता है तो इसको 15 रुपीज का एक्सपेंस आ रहा है। तो इसके दिमाग में कितना कंफ्यूजन होगा कि मार्केट में प्राइसेस जो है वो कंटिन्यूस बेसिस पे मूव होती रहती है। तो क्या मुझे जो मैंने पैसा लगाया वो भी मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। इतने कंफ्यूजन के बाद ये जो फार्मर है, ये सोचता है कि मैं क्या करूं, मुझे प्राइसेस तो पता नहीं है कि 6 मंथ बाद जब मैं ये प्याज को प्रोड्यूस कर लूंगा, तो उस समय मार्केट की प्राइस क्या 1 रुपये रहेगी या 100 रुपये रहेगी। क्योंकि मैं 15 रुपये का 1 केजी पे एक्सपेंस करता हूँ इसको प्रोड्यूस करने के लिए, तो मुझे तो 20 रुपये अगर मिल जाए तो मेरे लिए तो काफ़ी अच्छी बात है। मुझे ना तो 100 चाहिए ना 1 चाहिए, दोनों ही पसंद नहीं है इसको, क्योंकि ये रिस्क नहीं लेना चाहते मार्केट के अंदर। तो अब ये प्रोड्यूस तो करेंगे। अब ये देखिए कि फार्मर करता क्या है। देखिए, हमारे पास, हम लोगों के आसपास जहाँ पर हम लोग रहते हैं, वहाँ पर एक एरिया होता है जहाँ फार्मर्स अपने जितने भी
प्रोड्यूस करे हुए गुड्स को लेके आते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग मंडी। तो यहाँ पर बहुत सारे डीलर्स होते हैं, वो फार्मर से डायरेक्टली परचेज करते हैं। तो लेट्स से कि कोई बायर है, ये इसको मिलता है। अभी ऐसा समझिए कि जो डेट है वो 1 जनवरी के आसपास है, और 6 मंथ बाद जब प्रोड्यूस कर लेगा तो उस समय डेट हो जाएगी जुलाई। और अभी जो रेट चल रहा है वो ओनियंस का लेट्स से कि 10 रुपीज़ केजी चल रहा है। ठीक है, तो ये बायर के पास आता है फार्मर और इससे बोलता है कि मैं 6 मंथ बाद आपको जो भी ओनियंस की डिलीवरी दे दूंगा, आप मुझे क्या रेट दे देंगे। ठीक है, बायर उसको बोलता है कि यार, इसको ऐसा एनालिसिस करता है कि यार मार्केट में जो ओनियंस की प्राइस है वो बढ़ने वाली है कहीं ना कहीं। तो ये इसके साथ में एक डील कर देता है, एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। ये इनके आपस में होता है, बायलेटरल एग्रीमेंट बोल सकते हैं इसको, कि आप एक काम करिए, 1 जुलाई के दिन मुझे ओनियन दे दीजिए, मैं उसका आपको 20 रुपीज़ केजी के हिसाब से प्राइस दे देता हूँ मार्केट में, इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस मार्केट में उस समय क्या चल रही होगी। उस समय मार्केट में 1 जुलाई के दिन प्राइस हो भी सकता है कि 1 रुपये चले, ये भी हो सकता है कि 100 रुपीज़ हो, पर इससे इस फार्मर को कोई लेना देना नहीं है। इसने अपना डील कर लिया, इसने अपना एग्रीमेंट साइन कर लिया, यहाँ पर सब कुछ बातें लिखा गई है। जो बायर इसको ले रहा है, ये इसका व्यू है कि इसको अगर प्रॉफिट होता है तो इसका होगा, नुकसान होगा तो इसका होगा। यहाँ पर फार्मर जो है 5 रुपीज़ केजी कमाना चाहता है, वो इसमें खुश है। तो फ्रेंड्स, ऐसा करने से इस बायर को क्या प्रॉफिट हुआ और इस फार्मर का क्या प्रॉफिट हुआ, हम लोग वो देख लेते हैं अभी। देखिए, दोनों के लिए ये विन विन कंडीशन है। बायर के लिए भी विन विन कंडीशन है और सेलर के लिए भी विन विन कंडीशन है। सेलर क्या चाहता था, सेलर रिस्क नहीं लेना चाहता था मार्केट में। इसको ना 100 कमाना था, ना 1 रुपए पे बेचना था। तो इसके लिए विन विन सिचुएशन क्या हुई कि 15 रुपए इसका एक्सपेंस आ रहा है, इसको 5 रुपीज पर केजी पे डिफरेंस मिल जाएगा, 20 रुपीज में ये सेल कर देगा। बायर का क्या विन विन सिचुएशन है, देखिए बायर का पॉइंट ऑफ सोचना ऐसा है कि उस समय इसका एनालिसिस ऐसा बोलता है, तभी ये इस ट्रेड के अंदर आया। इसका एनालिसिस ये बोलता है कि 1 जुलाई के दिन या उसके बाद 6 मंथ बाद जो मार्केट में ओनियंस की प्राइस है वो 100 रुपीज टच करेगी। तो इसके लिए भी विन विन सिचुएशन है। अब ये मार्केट में तय होगा, ये एक प्रकार का फ्यूचर ट्रेड हो सकता है, फॉरवर्ड मार्केट ट्रेड हो सकता है। तो अब हम इसी पार्ट को समझेंगे, कैसे हम लोग फ्यूचर ट्रेड करते हैं, और एग्जाम्पल के थ्रू आपको थोड़ा सा डिटेल्स में समझ में आया होगा कि कैसे फ्यूचर मार्केट काम करेगा। ऑप्शन मार्केट भी इसी तरीके से काम करता है, तो अब हम उसको थोड़ा समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर फ्यूचर मार्केट के अंदर जब भी आप वर्क करते हैं, तो देखिए ये स्टैंडर्डाइज मार्केट है। मतलब यहाँ पर ऐसा है कि हम लोग यहाँ पर एक स्टॉक, 2 स्टॉक या 10 स्टॉक्स या 10 शेयर को हम लोग सेल या बाय नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर एक फिक्स्ड लॉट होता है जो पहले से डिसाइड होता है कि अगर मुझे कोई स्टॉक बाय करना है, लेट्स से कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुझे स्टॉक बाय करना है, तो उसका लॉट साइज है, यानी कि लॉट साइज मतलब होता है कि 3000 का उसका लॉट है। लॉट साइज का मतलब होता है कि एक लॉट में कितने नंबर ऑफ शेयर, एक लॉट में कितने नंबर ऑफ शेयर्स। तो एक लॉट एसबीआई का क्या होगा, एक लॉट एसबीआई का होगा 3000 शेयर्स का। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड मार्केट है, यानी कि जो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है, अभी हम लोग समझते हैं थोड़ा सा कि अगर मुझे एक ट्रेड करनी है, यानी कि मैं एक लॉट को बाय करता हूं तो मैंने 3000 स्टॉक्स को अपने आप बाय कर लिया, या मैं एक लॉट को सेल करता हूं तो मैंने 3000 स्टॉक्स को यहाँ पर शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करना यानी कि सेल कर दिया मैंने। तो ये स्टैंडर्ड मार्केट के अंदर ये एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बड़े बड़े ट्रेड की बात करता हूँ, 20 लाख 25 लाख, तो मुझे यहाँ पर अच्छी लिक्विडिटी मिल जाती है। तो देखिए, यहाँ पर स्टैंडर्ड मार्केट होता है, ट्रेडिंग होती है लॉट के अंदर, और मार्जिन और लिवरेज के बेसिस पे ट्रेड होती है। अब मार्जिन और लिवरेज को हम लोग डिस्कस करते हैं, उससे पहले हम लोग एक बार समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो देखिए, हम लोग यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को समझते हैं। आपने उस एग्जाम्पल में देखा था कैसे वो एक फार्मर था और एक जो बायर था, उसके बीच में एग्रीमेंट हुआ था, उन लोगों ने एग्रीमेंट किया था आपस में। पर यहाँ पर जो है एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि एसबीआई 31 अगस्त 2017, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि एसबीआई का फ्यूचर चल रहा है। लेट्स से कि इसकी प्राइस चल रही है 307, और जो अंडरलाइन एसेट है यानी कि एसबीआई की प्राइस चल रही है 305। तो 2 रुपए का यहाँ पर डिफरेंस क्यों है, इसमें जो इसकी फ्यूचर की प्राइस चल रही है वो 307 चल रही है। यहाँ पर भी बायर्स और सेलर्स बैठे हुए हैं। तो इसकी प्राइस कैसे चल रही है, इसकी प्राइस में क्या इंक्लूड है, अंडरलाइन एसेट की प्राइस है इसके अंदर, प्लस इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। तभी इसकी प्राइस जो आई है वो आई है 307। ये भी कंटिन्यूस बेसिस पे चेंज होती रहती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये कॉन्ट्रैक्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा समझते हैं हम लोग। एसबीआई जो है अंडरलाइन एसेट यहाँ पर शो कर रहा है, यहाँ पर 31 जो है वो लास्ट थर्सडे, एवरी मंथ के लास्ट थर्सडे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है। ये 31 यहाँ पर ये डेट लिखी हुई है, अगस्त यानी कि अगस्त के मंथ का है, और 17 यानी कि जो ईयर है उसका एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। यहाँ पर इसको बाय और सेल किया जा सकता है, यानी कि जिन लोगों के पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक्स हैं और उसको अगर फ्यूचर में ट्रेड करना है, या नहीं भी स्टॉक्स हैं, अगर उसको फ्यूचर में ट्रेड करना है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को डायरेक्टली बाय और सेल कर सकता है। यहां तक आपको समझ में आया। अब कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास 3 तरीके के होते हैं।
तो कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास होते हैं नियर, नेक्स्ट और फार, जैसा हम लोगों को पता है। नियर कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि अभी अगस्त का मंथ चल रहा है, तो ये अगस्त का मंथ चल रहा है, तो ये हमारे लिए कौन सा नियर हो जाएगा। ये नेक्स्ट मंथ होगा तो नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट हो जाएगा। और फार मतलब जो उसके अगले महीने होगा अक्टूबर का, तो ये हमारा फार कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया नियर, ये हो गया नेक्स्ट और ये हो गया फार। तो ये तीन तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स अभी फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर हमारे पास होते हैं। अगर मुझे लगता है कि मुझे 26 अगस्त 2017 का फ्यूचर बाय करके रखना है, तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को भी बाय कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स अब देखिए हम लोग अब बात करते हैं मार्जिन और लिवरेज के बारे में। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता हो कि कितना मार्जिन लगेगा मुझे एक पर्टिकुलर लॉट को बाय करने में या पर्टिकुलर लॉट को सेल करने के अंदर। तो और लिवरेज क्या, आपको कितना आपका ब्रोकर आपको अलाउ करता है, कितने टाइम्स आप उस अमाउंट का ट्रेड कर सकते हैं। देखिए अभी एक एग्जांपल को हम लोग लेते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फ्यूचर हम लोग लेके चलते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुझे फ्यूचर लेना है, तो प्राइस चल रहा है लेट से कि 300 रुपीज़ का। अब जैसा कि हम लोगों ने भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर फ्यूचर के अंदर तो मैं लॉट ही बाय कर पाऊंगा और लॉट ही सेल कर पाऊंगा, तो एक दो शेयर तो मैं यहाँ पर सेल बाय कर नहीं सकता। तो एक लॉट के अंदर तो भाई साहब 3000 हमारे पास यहाँ पर शेयर्स हो रहे हैं। तो कितनी बड़ी पोजीशन खड़ी हो रही है, देखिए 300 रुपये का प्राइस चल रहा है और 3000 शेयर्स हैं। तो मेरे को कितने रुपए चाहिए यहाँ पर, 9 लाख रुपए का मेरी पोजीशन यहाँ पर खड़ी कर ली मैंने। तो 9 लाख रुपए की पोजीशन खड़ी करने के लिए मुझे कितना अमाउंट देना पड़ेगा, वो हमारा मार्जिन हो जाएगा यहाँ पर। तो ये डिपेंड करता है कि आपका ब्रोकर कितना आपको अलाउ कर रहा है। देखिए अभी मुझे अगर मेरे डीमेट अकाउंट में मुझे अपना ये पोजीशन खड़ी करना है ट्रेडिंग अकाउंट से, तो मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में 90,000 रुपये अगर होंगे, तो मेरा ब्रोकर मेरे को अलाउ कर रहा है इतनी बड़ी पोजीशन को खड़ी करने के लिए। तो ये आपको आपको पूछना पड़ेगा अपने ब्रोकर से, ये डिपेंड करता है। और मैं आपको दिखाऊं कि ये स्क्रीन पे अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे हम लोग चेक करते हैं। ये ज़ेरोधा के अंदर मेरा डीमैट अकाउंट है, यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ इसको, कैसे हम लोग चेक करते हैं कि लिवरेज कितना है और मार्जिन कितना मुझे मिल रहा है यहाँ पर। अब एक चीज़ और देखिए, 3000 स्टॉक्स मैंने क्यों बाय किए, क्योंकि मेरा व्यू क्या है, मेरा व्यू ये है कि 2 हफ्ते के अंदर जो प्राइस है वो 300 से 310 हो जाएगी, ये मेरा व्यू है। इसको देखते हुए मैंने इसको बाय किया और 90,000 का मार्जिन जो मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में था वो कट गया। ठीक है। अब यानी कि मुझे अगर ऐसा हो जाता है 2 हफ्ते बाद, तो मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, यानी कि मुझे 30,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो देखिए 30,000 का प्रॉफिट मुझे हुआ है 90,000 के मार्जिन देने पर, क्योंकि मेरी पोजीशन कितनी बड़ी खड़ी थी, 9 लाख की, वो मेरे 90,000 में ही काम हो गया। अब इसका उल्टा भी हो सकता है कि हाँ 3000 रुपीज की शेयर पे वो प्राइस 310 की आने की जगह आ गई है 290 है, तो भी मुझे 10 रुपए का लॉस होगा। तो मेरे 90,000 में से कितने कट जाएंगे, ये रह जाएंगे 60,000 सिर्फ। तो आप सोच समझ के ट्रेड करें, क्योंकि एक फ्यूचर का लॉट इतना ज़्यादा बड़ा है कि वो उसके 10 रुपए के मूवमेंट से, 10 रुपए के ऊपर या नीचे के मूवमेंट से, जो कि आसान बात है इतने बड़े शेयर्स के अंदर, 300 रुपीज़ प्राइस के शेयर के अंदर 10 रुपए का मूवमेंट बड़ा आसान है। तो ये आपको बड़ा परेशान कर सकता है कि 10 रुपए के मूवमेंट पे 30,000 का प्रॉफिट होगा तो बड़ा अच्छा लगेगा, बट 10 रुपए का अगर नुकसान हो जाएगा तो 3000 से मल्टीप्लाई होगा तो 30,000 का नुकसान भी होगा, ये बड़ा बुरा लगेगा। दोबारा कभी मन नहीं करेगा कि ट्रेडिंग स्क्रीन की तरफ चले हम लोग। तो अभी हम लोग ये तो फ्यूचर देखा है, अब हम इसका एप्लीकेशन देखते हैं कि आखिर बनाया क्यों, किसके लिए है। जब हम लोग इसके अंदर ट्रेड तो करें, तो किस चीज़ का इसका एप्लीकेशन हम लोग वो समझते हैं।